नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। तो आप लोगों का जो निःशुल्क क्रैश कोर्स जो चला आ रहा है, उसके अंदर में आपको सारा का सारा सिलेबस जो था, वो उसका बहुत सारा पोर्शन जो है ख़त्म हो गया है, जिसके अंदर में आप लोगों को विज्ञान सारा का सारा ख़त्म कर दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के अंदर में 4 सेक्शन है, जिसमें से आप लोगों को भूगोल ख़त्म कर दिया गया है, अर्थशास्त्र ख़त्म कर दिया गया है और पिछले वीडियोज़ में आपने देखा कि नागरिक शास्त्र आपका ख़त्म हो गया। अब जो आपका सामाजिक विज्ञान का लास्ट पोर्शन है, जो इतिहास है, उसे हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। और गणित जो है, गणित का आधा हो चुका है। इसके बाद ये ख़त्म होते ही आपको गणित स्टार्ट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके साथ जो है आपका सारा का सारा सिलेबस अपने समय पर, सारा का सारा क्रैश कोर्स जो है आपको अपने समय पर यानी जनवरी के शुरू तक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो है हम देखते हैं, ये आपका इतिहास का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये आपका पहला चैप्टर है। इसे आप बहुत जगह पे पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतने छोटे में, इतने समराइज में जो है आपको कहीं पर नहीं पढ़ाया गया होगा। आप लोगों को 4 घंटे का, 5 घंटे का मैराथन के तहत आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, या 10 लेक्चर में पढ़ाया गया होगा। तो इस तरह से क्या होगा, अभी जो है आप एक चैप्टर पे 5 घंटा 6 घंटा देने लायक नहीं है, क्योंकि जैसे कि एसएस में 4 सब्जेक्ट है, उसके अंदर में अगर आपके पास इस तरह के, जैसे कि ये चैप्टर जो है आपको इतने नोट्स में क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। बस इतने ही नोट्स में अगर आप नोट्स को मिलाइएगा तो इससे एक भी टॉपिक जो है, जो इसमें जो कंटेंट दिया गया है आपके नोट्स से इसमें कम नहीं होगा। ये शॉर्ट नोट्स है, इसके अंदर में आप जो है सारा का सारा कंटेंट्स दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो पूछे जाने लायक है। और इसको बेफालतू का बड़ा नहीं किया गया है, आपके हितों को देखते हुए कि आप क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से रिवाइज करके जितना ज़्यादा बार रिवाइज करिएगा उतना आपको याद रहेगा और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जो है आपको इतने में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया गया है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के नज़दीक है आपके पास, तो इस तरह के नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो देखिए, चलिए इसको हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद को। तो इसमें जो आपका एक शब्द दिख रहा होगा, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि राष्ट्रवाद का मतलब है कि पहले हम लोग जो हैं अपने क्षेत्र में, अपने राजाओं के अंदर में क्या थे, बटे हुए थे। हर क्षेत्र का एक एक राजा था और वो क्षेत्र जो था राजा के अंदर में काम करता था। तो लोगों को एक राष्ट्र के लेवल पर सोचने वाली भावना थी नहीं। लोग इतने बड़े, जैसे भारत अभी अपना इतना बड़ा है, वो पहले इतना बड़ा नहीं था, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग राजाओं के अंदर में था। तो हम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, हम लोग अपने राजा के ही अंदर में क्या थे, बटे हुए थे। तो जो है ये राष्ट्र वाली, पूरे राष्ट्र की भावना नहीं थी। वो 47 के बाद जब राष्ट्र बना है, तब हम इंडिया यानी भारत के लेवल पर सोच रहे हैं और पूरे भारत के बारे में सोच रहे हैं। पहले वो भावना नहीं थी, राजा के ही स्तर पर लोग क्या करते थे, सोचते थे और राजा के ही अंदर में रहते थे। तो ये सब जगह का सिस्टम था, पूरे दुनिया में इसी तरह का सिस्टम था। चाहे आप, हमारा देश जो है एशिया महादेश में है, चाहे यूरोप में देख लीजिए, चाहे एशिया में देख लीजिए, चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, पूरे दुनिया पर इसी तरह का राजा वाला सिस्टम चला आ रहा था। जो सब जगह देखते होंगे, रसिया में जार का शासन था, तो अलग अलग जगह पर इस तरह का राजा का शासन था। लोग देश के लेवल पर नहीं सोचते थे, पूरे राष्ट्र के लेवल पर नहीं सोचते थे। तो जो है सबसे पहले लोगों ने, कहाँ का लोग ने पूरे राष्ट्र के लेवल पर सोचना स्टार्ट किया, तो यूरोप के लोगों ने पूरे राष्ट्र के लेवल पर सोचना स्टार्ट किया कि क्यों ना हम इन राजाओं को, जो हमारे ऊपर में जुल्म कर रहे हैं, इन राजाओं को हटा करके क्यों ना हम एक बड़ा देश बनाएं, और जिसमें क्या हो, अच्छे शासन हो, अच्छे लोगों का शासन हो, जनता का शासन हो, नागरिक का शासन हो। इस तरह की भावना जो है सबसे पहले यूरोप में जनरेट हुआ, यूरोप में उत्पन्न हुआ। तो जो है आप लोगों के इतिहास में सबसे पहला चैप्टर यही दे दिया गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप के लोगों में, यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, बहुत सारे देश हैं जो फ्रांस के यूरोप के अंदर में आते हैं। तो उन सबों में इस तरह के अपने अपने राष्ट्र के लेवल पर सोचने की भावना आई, तो उसी को कहते हैं हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद, और आपका ये चैप्टर है। उसी तरह से भारत में भी राष्ट्रवाद आया। भारत में राष्ट्रवाद थोड़ा लेट से आया, सबसे पहले यूरोप में आया, तो यूरोप का हम लोग पढ़ते हैं। भारत में भी राष्ट्रवाद आया जब अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बना लिया, तो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने, महात्मा गांधी या अलग अलग लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने हमारे पूरे राष्ट्र के लेवल पर क्या किया, सोचना स्टार्ट किया, और लोगों को सोचवाना भी स्टार्ट किया कि आप पूरे देश के लेवल पर सोचिए। और उसके तहत जो है हमारे भारत में भी क्या आया, राष्ट्रवाद आया, लेकिन बाद में आया। तो पहले यूरोप में आया, उसके कारण हम पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, सब जगह पर राजा को हटाया जाएगा, क्रांति होगी और अलग अलग देश का निर्माण होगा। भाषा के स्तर पर, मतलब जहाँ के लोग, जैसे कि फ्रांस है, तो फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो जहाँ जहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले, जितने दायरा में फ्रेंच वाले लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, सब मिलकर के एक देश का निर्माण करेंगे, वो फ्रांस कहलाएगा। तो इस तरह से भाषा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, जैसे हम लोग, जैसे धर्म के स्तर पर भी देश का निर्माण होता है। जैसे पाकिस्तान धर्म के अंदर आधार पर बना है, जैसे हमारा देश
हिंदू धर्म प्रधान है, तो जितने लोग हिंदू धर्म के अंदर में आते हैं, जितना एरिया में हिंदू फैला हुआ है, उतना क्षेत्र को क्या करते हैं हम एक देश के रूप में देखते हैं। तो भाषा के स्तर पे भी देश बनता है, धर्म के स्तर पे भी देश बनता है। तो अलग अलग लेवल पर यहाँ पर देश बनते हुए देखेंगे और अलग अलग देशों का यहाँ पर एकीकरण किया गया। सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस जब खत्म हो जाएगा इसके बाद इटली के बारे में पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर इटली खत्म होने के बाद जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। सब जगह पर छोटे छोटे राजा थे, इटली में भी राजा था, जर्मनी में भी राजा था। तो जर्मनी सब जगह क्या होगा, देखिए इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। ये इटली क्या था, बहुत छोटे छोटे राजाओं के अंदर में बटा हुआ था। तो लोगों ने क्या किया, क्रांति करके सारे राजाओं को हटा करके एक बड़ा देश बना दिया इटली। नागरिक शासन हुआ वहाँ पर, अच्छे लोगों का शासन हुआ। इसके बाद जर्मनी में भी इसी तरह का हुआ, तो जर्मनी में एकीकरण हुआ। यूनान का स्वतंत्रता, यूनान में भी इसी तरह का था, तो यूनान में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रांस से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते सारे देश में, इटली में, जर्मनी में, यूनान में, सारे यूरोप में क्या हो गया, फैल गया। सारे यूरोप के लोग यही इसी तरह का शासन चाहने लगे, क्योंकि सब राजा से क्या थे, परेशान थे। उसी तरीके से यूरोप से फैलते फैलते हमारे देश में भी आया, भारत में भी आया, रसिया में भी गया, अलग अलग जगह पर, सब जगह पर यह सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए आपके चैप्टर में ये दिया गया है, क्योंकि यूरोप में स्टार्ट हुआ तो यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब पूरे राष्ट्र के लेवल पर सोचना, अपने क्षेत्र के लेवल पर ही नहीं सोचना, अपने परिवार या अपने घर या अपने समाज या गाँव के लेवल पर नहीं सोचना, पूरे राष्ट्र के लेवल पर जब सोचने लगते हैं लोग तो उसी को कहते हैं राष्ट्रवादी व्यक्ति है, यानी उसमें राष्ट्रवाद जग गया है। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ आया, तो राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ। तो उसी को कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। वहाँ पर क्रांति हुई और क्रांति के माध्यम से वहाँ के राजा को हटा दिया गया और जनता ने अपने हाथ में क्या ले लिया, शासन ले लिया। तो उसी को कहते हैं हम लोग फ्रांसीसी क्रांति, जो कब हुआ, 1789 में। तो आपके बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उसके इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, और अलग अलग डेट दिया रहेगा, 89, 88, 85, 87, इस तरह के डेट दिए रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि 1789 ईस्वी में हुआ। हमने यहाँ पर बहुत ही कम डेट ईस्वी दिए हुए हैं जिसे आपको याद रखने में आसान हो। जो पूछा जाता है हम उसी को दिए हैं, ज़्यादा फालतू का डेट्स दे करके आपको उलझाने का कोशिश नहीं किए हैं। जैसे महत्वपूर्ण है 1789 का क्रांति, जुलाई की क्रांति, 1830 की, 1848 की क्रांति। बस ये 3-4 क्रांति जो है आप लोगों को याद रखना है, जो आपको डेट्स के माध्यम से पूछे जाएंगे। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और वहाँ के राजाओं को लोगों ने हटा दिया। तो यहाँ इसका पृष्ठभूमि देखिए क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हुई। सबसे पहली अभिव्यक्ति जो है राष्ट्रवाद की, सबसे पहली झलक जो देखने को मिली, राजाओं को हटा करके लोगों ने अपने हाथ में शासन जो लिया, वो सबसे पहले फ्रांस में लोगों ने लिया और वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिली सबसे पहले। पूरी दुनिया उससे पहले राजा के ही अंदर में काम करता था। इसके बाद इसका प्रभाव क्या हुआ, तो संप्रभुता राजा से निकल करके, यानी पावर, संप्रभुता मतलब जो शासन करता है संप्रभु होता है, वहाँ से संप्रभुता हट करके पावर राजा के पास से हट करके कहाँ आ गया, जनता में आ गया। तो संप्रभुता राजा से निकल करके नागरिकों के समूह में आ गई और राष्ट्र को एक साझा संस्कृति, इतिहास और भाषा के आधार पर परिभाषित किया जाने लगा। और राष्ट्र को क्या किया गया, तो साझा संस्कृति, वहाँ के लोग जो हैं उनकी संस्कृति भी एक तरह की है, फ्रेंच भाषा के लोग हैं, भाषा भी सेम है, संस्कृति भी वो जो वहाँ जो मनाते होंगे पर्व त्योहार वो भी एक होगा। तो उसके आधार पर जो है राष्ट्र को परिभाषित किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि ये पूरे क्षेत्र जो होगा एक राष्ट्र के अंदर में बंधेगा, सारे लोग एक राष्ट्र के हो गए और उस देश का नाम फ्रांस रख दिया जाएगा। जो देश एकीकरण होगा, जिस देश में इस तरह की क्रांति होगी, जैसे इटली में होगी तो इटली हो जाएगा, वहाँ पर इटली देश बन करके तैयार होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर फ्रांस बन करके तैयार हुआ और क्या हो गया, संप्रभुता यानी पावर राजा से निकल करके नागरिक में आ गया। तो उसी नागरिक में जो है कुछ दिनों के बाद नेपोलियन का कद बढ़ गया। अब जो है फ्रांस में नेपोलियन आएगा तो नेपोलियन का कद बढ़ गया। जैसे हमारे देश में क्या हुआ, राष्ट्रवाद हुआ, सारे राजाओं को हटा दिया गया। हटाने के बाद अलग अलग लेवल पर चुनाव हुए और जो है अलग अलग तरह के प्रधानमंत्री आप लोगों को देखने को मिले। तो जैसे कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है तो उनका कद कितना बड़ा है, पूरे देश में लोग क्या हैं, वो सर्वमान्य है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग उन्हें चाहते हैं। तो उसी तरह से नेपोलियन का वर्चस्व क्या हो गया, बढ़ गया, उसका कद बड़ा हो गया। तो वो क्या किया, नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता, 1804 में एक नागरिक संहिता, एक चार्टर बना करके लाया कि यहाँ के इस देश के लोग कैसे रहेंगे, किस तरह से व्यवहार करेंगे, कैसे नियम होंगे, कानून होंगे, इस सब चीज़ों के बारे में एक कानून बना करके लाया, संहिता जिसको कहते हैं, 1804 में बना करके लाया, सिविल कोड कहते हैं उसको। तो नागरिक संहिता बना करके लाया। इसके जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया, सरल बनाया। प्रशासन में मतलब लोग, आम जनता भी आराम से भाग ले सके, उसके साथ कोई अन्याय ना हो, प्रशासन को भी सरल किया। इसके बाद जो है विशेषाधिकार को खत्म किया।
वहाँ पर फ्रांस में जो है अलग अलग विशेषाधिकार थे, 3 वर्ग में लोग बटे हुए थे। एक उच्च वर्ग था, एक मध्यम वर्ग था, एक निम्न वर्ग था। तो उच्च वर्ग के लोग जो थे राजा के साथ मिल करके आराम से रहते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं था। निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो परेशान होते थे राजाओं के कर के माध्यम से। राजा कर बढ़ा देता था, टैक्स बढ़ा देता था, अलग अलग तरह के जुल्म करता था, तो वो लोग परेशान होते थे। तो उन लोगों ने ही क्या किया, क्रांति कर दी, फ्रांस की क्रांति कर दी। और नीचे वाले लोग जो थे वो मिल करके, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, उन सारे ने परेशान होकर के राजा से क्रांति कर दिया और राजा को भगा दिया। तो जो है, तो यही जो अलग अलग तरह के कानून बने हुए थे अलग अलग लोगों के लिए, इन सब को हटा करके एक समान कानून बना दिया गया नेपोलियन के द्वारा। यानी विशेषाधिकार खत्म कर दिया गया, कोई किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, सब बराबर हैं। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था को एक किया और पूरे क्षेत्र में समान कानून लागू कर दिया गया। तो नेपोलियन ने इस तरह का काम किया, नेपोलियन का कद बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन की महत्वाकांक्षा क्या हो गई, बढ़ने लगी। नेपोलियन में भी उसी तरह का गुण आ गया, वो दमनकारी होने लगा, वो भी अत्याचार करने लगे अलग अलग तरह के लोगों पर। तो नेपोलियन भी धीरे धीरे बदल गया, तो उसे भी लोगों ने क्या कर दिया, हरा दिया, वहाँ से भगा दिया। देखिए अभी नेपोलियन आएगा, वो भी जाएगा, अलग अलग लोग आएंगे फ्रांस में और सब भागते चले जाएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर गणराज्य देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी, वोट देने का अधिकार यहाँ पर आएगा, तब जाके ये खत्म होगा। तो नेपोलियन आया, उसने इस तरह के काम किए, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। 1815 ईस्वी में वाटरलू की जो है युद्ध हुआ, वाटरलू में युद्ध हुआ और वहाँ से हटा दिया गया, उसको नेपोलियन को हरा दिया गया युद्ध के माध्यम से। तो वही यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद वियना कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, सम्मेलन हुआ वियना कांग्रेस। तो अगला टॉपिक है आपका वियना कांग्रेस और मेटरनिख युग। और उसके बाद नेपोलियन के बाद मेटरनिख का युग आ गया। मेटरनिख, जैसे नेपोलियन अपना कद बढ़ाया लोगों के बीच में और फिर लोगों ने उससे त्रस्त होकर के उसे हरा दिया युद्ध के माध्यम से। फिर मेटरनिख को अपना क्या बनाया, नेता बनाया, मेटरनिख को बनाया, तो मेटरनिख युग आ गया। उसके बाद क्या आ गया, मेटरनिख युग आ गया। तो क्या कहते हैं, नेपोलियन को हराया गया और वियना कांग्रेस हुआ। वियना कांग्रेस मतलब वियना एक जगह है, जो वियना जो आपका जगह है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वहाँ पर क्या हो गया, एक सम्मेलन हुआ। नेपोलियन को हराने के बाद एक सम्मेलन हुआ कि अब देश जो है, अब फ्रांस जो है किस तरह से आगे काम करेगा। तो वो कांग्रेस हुआ और मेटरनिख के अंदर में देश जो है काम करना स्वीकार किया। और मेटरनिख को क्या किया गया, उसी को कहते हैं मेटरनिख युग। मेटरनिख उस टाइम से काम करना स्टार्ट किया। कब तक काम किया मेटरनिख, तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक मेटरनिख ने काम किया। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक मेटरनिख युग कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में मेटरनिख का ही बोलबाला था, उसी ने काम किया। तो वियना कांग्रेस क्या था, यहाँ पर देखिए, तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को भी क्या करिएगा, याद रखिएगा। नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्ति यानी ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा ने यूरोप की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए वियना में बैठक की। नेपोलियन को हरा दिया गया और नेपोलियन को हरा करके जो है वियना कांग्रेस किया। क्यों किया, वियना सम्मेलन क्यों किया, तो वियना सम्मेलन इसीलिए किया गया कि वो जो फिर से राजा वाली बुर्बो शासन जो थी, फिर से जो राजा वाली शासन थी, उसको क्या किया जाए, फिर से बहाल किया जाए। क्योंकि नेपोलियन ने क्या कर दिया था, समान कानून लागू कर दिया था, प्रशासनिक व्यवस्था को सरल कर दिया था। तो अलग अलग तरह के तरीके से क्या किए थे, उसने रिफॉर्म किए थे। लेकिन उसे सब ने मिल करके 1815 ईस्वी में क्या किया, युद्ध के माध्यम से वहाँ से हटा दिया और वियना कांग्रेस किया। और उसमें ये कहा गया कि कैसे जा करके यूरोप की जो पुरानी वाली राजा वाली व्यवस्था थी, उसको क्या किया जाए, फिर से बहाल किया जाए। अभी भी जगह जगह पर यूरोप में जो है राजा रानी वाली व्यवस्था है। अभी भी ब्रिटेन जो हमारा गुलाम था, हम जिसके गुलाम थे ब्रिटेन, वहाँ पर भी अभी भी राजा है। राजा अलग अलग टाइम पे जब मर जाते हैं, महारानी थी वो मर गई तो फिर नया राजा बना, तो अभी भी राजा वहाँ पे बनते आ रहे हैं। भले ही सिस्टम नीचे का अलग है, लेकिन ऊपर में राजा अभी भी है वहाँ पर यूरोप में। तो जो है कैसे हम क्या करते हैं, उस राजा वाली परंपरा को फिर से क्या करेंगे, जीवित करेंगे, उसी सिस्टम से क्या करेंगे, चलेंगे। तो वहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा सब मिल करके क्या किया, बैठक किया और बैठक करके ये तय किया कि फिर से पुराना वाला सिस्टम क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। उद्देश्य क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति के बदलावों को खत्म करना और रूढ़िवादी राजतंत्र को क्या करना, पुनर्जीवित करना। फिर से वियना कांग्रेस में यह तय किया गया कि ये जो क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, जनता के हाथ में पावर आ गया। फिर नेपोलियन आया, अब नेपोलियन हारने के बाद जो है एक सम्मेलन हुआ, उसमें यह तय किया गया कि फिर से जो राजा वाली सिस्टम थी उसी को क्या किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। कब हुआ वियना कांग्रेस, तो 1815 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ आगे देखिए कहानी में,
तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इस पुरातन व्यवस्था का नेतृत्व किया। उन्होंने राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक विचारों को दबाने का क्या किया, प्रयास किया, क्योंकि फिर से राजा वाला सिस्टम आ गया। तो राजा वाला सिस्टम आ गया तो फिर तो राजा के हिसाब से काम होगा, राजा के हिसाब से काम होगा। तो मेटरनिख ने क्या किया, वो वही पुरातन व्यवस्था जो राजा वाली व्यवस्था थी उसको लागू किया और राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक विचार को दबाने का प्रयास किया। अगला जो आपके पास सिस्टम है, अगला जो आपके पास जो है तीसरा नंबर, जब राजा वाला आ गया तो फिर से क्रांति होगी। जब राजा वाला सिस्टम आ गया तो नीचे में तो लोग वही बैठे हुए हैं, भले ही ऊपर के लोगों ने क्या कर दिया, फिर से नेपोलियन को हटा करके और अपना सिस्टम लागू कर लिया, राजा वाली सिस्टम लागू कर दिया, लेकिन फिर से तो क्रांति होना ही है, क्योंकि फिर से राजा वाला सिस्टम चलेगा, लोग परेशान होंगे, क्रांति होगी। तो फिर से क्रांति वाला युग आ गया, क्रांतियों का युग। फिर से 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक क्या रहा, क्रांति होते रहा, अलग अलग तरह की क्रांति होते रही। देखिए क्या हुआ 1830 में जुलाई की क्रांति हुई, जुलाई महीने में एक क्रांति हुई 1830 ईस्वी में, वहीं फ्रांस में। इसके प्रभाव से फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हुआ, यहाँ पर बुर्बो राजवंश का अंत हुआ और लुई फिलिप को संवैधानिक शासक बनाया गया। फिर क्रांति हुई, फिर राजा को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वो राजा कौन सा था, बुर्बो राजवंश का राजा था, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और फिर से जो है आपको लुई फिलिप को संवैधानिक शासक बना करके बिठा दिया गया, मतलब जनता का शासन फिर से बन गया। लुई फिलिप को वहाँ का नेता बना दिया गया और संवैधानिक शासक बनाया गया, क्योंकि संविधान के हिसाब से आपको क्या करना है, शासन चलाना है, राजा के हिसाब से नहीं। जनता के सुख दुख को समझते हुए आपको, जनता का शासन है तो जनता के हिसाब से आपको चलाना है, राजा के हिसाब से नहीं। तो फिर से 1830 में क्रांति हुई, अब फिर से हटा करके उस बुर्बो राजवंश के राजा को हटा करके क्या कर दिया गया, तो संवैधानिक शासक वहाँ पर बिठा दिया गया, फिर से जनता के हाथ में शासन आ गया। फिर क्या हुआ देखिए 1848 की क्रांति, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण जनता ने विद्रोह किया और लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी और फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ, फिर फ्रांस में जो है लोग क्या हो गए, तो 1848 की क्रांति में आर्थिक तंगी आ गई, वहाँ पर बेरोजगारी आ गई। तो फिर जो अपना ही शासक बिठाया था लुई फिलिप को, संवैधानिक शासक जो बनाया था जुलाई क्रांति के माध्यम से, उसी को फिर से हटा दिया, तंग होकर के वहाँ से उसको गद्दी से हटा दिया कि तुमसे नहीं संभल रहा है, चलो भागो यहाँ से। तो संवैधानिक शासक जो था लुई फिलिप, उसको भी हटा दिया, किसके माध्यम से, 1848 की क्रांति के माध्यम से। और फिर जाकर के लास्ट में क्या आया, तो गद्दी छोड़नी पड़ी और फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की क्या हुई, स्थापना हुई। वहाँ पर लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया और कहा कि अब वोट के माध्यम से शासक चुने जाएंगे, जिसको जितना वोट मिलेगा वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, यानी नेता बनेगा, और वही क्या करेगा, शासन चलाएगा। तो गणराज्य की स्थापना इसके बाद हुई। यही था फ्रांस की कहानी। तो ये थी फ्रांस की कहानी। कितना उलटफेर हुआ, पहले क्रांति हुई, क्रांति के बाद जनता शासक बना, नेपोलियन वहाँ का नेता बना, नेपोलियन को भी हरा करके वियना कांग्रेस करके फिर से राजा वाला सिस्टम लाया गया। फिर 1830 में क्रांति हुई और फिर उस सिस्टम को भी हटा करके एक संवैधानिक शासक लाया गया लुई फिलिप को। फिर 1848 ईस्वी में क्रांति करके क्या कर दिया गया, लुई फिलिप को भी हटा दिया गया और गणराज्य वाली व्यवस्था क्या की गई, लागू की गई, यानी वोट देने वाली व्यवस्था लागू की गई। तो ये था फ्रांस का क्रांति। ये फ्रांस जो देश बना है, इस तरह के उथल पुथल से के बाद जो है आपका फ्रांस बनने को देखने को मिला है। तो इतने उथल पुथल हुए उसमें। तो ये फ्रांस की कहानी थी। अब हम लोग जो है इटली का पढ़ते हैं। इटली में क्या क्या हुआ, तो इटली का एकीकरण 1831 ईस्वी से लेकर 1871 ईस्वी तक चला, क्योंकि एक ही दिन में नहीं होता है, अलग अलग राजा को हटाना, क्रांति करना एक ही दिन का काम नहीं है कि एक ही दिन में विद्रोह करके सब जगह के राजा को हटा दिए, एक ही दिन में पूरे देश बना दिए, संविधान बना दिए, कानून लागू कर दिए, एक दिन का काम नहीं होता है। तो ये 1831 ईस्वी से लेकर के 1871 ईस्वी तक क्या हुआ, चलता रहा। तो इटली के एकीकरण में देखिए, इटली उस समय कई छोटे राज्यों में बटा था, जिस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। इटली पर जो है ऑस्ट्रिया देश का क्या था, प्रभाव था, वहाँ के राजा का प्रभाव था। एकीकरण में 3 प्रमुख नायकों की भूमिका रही। तो वही कहा जा रहा है कि इटली भी जो था उस टाइम में अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के अंदर में बटा हुआ था। जैसे हमारा देश कितने राजाओं के अंदर में बटा हुआ था, दरभंगा महाराज, हैदराबाद, अगरम बगरम, कितने सारे राजाएं थे, हर जगह का, मेवाड़ का राजा, जोधपुर का राजा, हर जगह का राजा सब था भारत में। तो इसी तरह से इटली भी अलग अलग राजा के अंदर में बटा हुआ था। तो उस सब को हटा करके क्या किया गया, इटली का एकीकरण किया गया, इटली को एक किया गया। और वो कौन किया, तो एकीकरण में 3 प्रमुख नायक, पहला नायक है मेजनी, दूसरा नायक है कॉन्ट काबूर और तीसरा नायक है गैरिबाल्डी। यही इटली के एकीकरण में आपको इस 3 नाम को याद रखना है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इटली के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई, तो 3 अलग नाम दे देगा, एक दे देगा मेजनी का, तो मेजनी आपका सही आंसर हो जाएगा। इटली का एकीकरण जो है कब जाकर के ख़त्म हुआ, तो 1871 ईस्वी में।
कब शुरू हुआ? 1831 ईस्वी में। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस या छोटे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है समझ सकते हैं इस चीज़ को। इटली के एकीकरण में क्या किया? 3 प्रमुख नायक का भूमिका रहा। पहला मेजनी था, इन्होंने यंग इटली संस्था बनाई और जनता के नैतिक और राष्ट्रीय चेतना जगाई। सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी चीज़ का एकीकरण करना है तो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ानी पड़ेगी। लोग जानेंगे नहीं राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, तो क्यों क्या क्रांति करेंगे, क्यों विद्रोह करेंगे? कुछ फायदा देखेंगे तब तो विद्रोह करेंगे। तो मेजनी ने क्या किया? उसी भावना को क्या किया? जगाया। मेजनी ने उस भावना को क्या किया? तो जगाया। इन्होंने यंग इटली संस्था बनाई, यंग इटली करके वहाँ के नौजवानों को जोड़ा, यंग इटली करके संस्था बनाई और उनमें क्या किया? नैतिक और राष्ट्रीय चेतना को क्या किया? जगाया कि आप राष्ट्र के लेवल पर सोचिए, राष्ट्रीय चेतना को क्या किया? जगाया। इसके बाद अगला नायक था कॉन्ट काबूर। कॉन्ट काबूर ये सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री थे। इटली के नीचे एक द्वीप है, एक इटली के नीचे द्वीप है छोटा सा, जैसे अपने यहाँ अंडमान निकोबार है उसी तरह का द्वीप है इटली के नीचे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे ये। सार्डिनिया पिडमोंट नाम का एक द्वीप है, वहाँ के प्रधानमंत्री थे कॉन्ट काबूर। तो इन्होंने कूटनीति के जरिए फ्रांस से हाथ मिलाया और ऑस्ट्रिया को इटली के क्षेत्र से बाहर निकाला। इसने क्या किया? वो नीचे इटली के नीचे का रहने वाला प्रधानमंत्री था, लेकिन उसने इटली के एकीकरण में क्या किया? भूमिका निभाया। उसने क्या किया? फ्रांस से हाथ मिलाया। फ्रांस कहा कि अब तुम तो क्या हो गए हो? एकीकृत हो गए हो। 1848 ईस्वी में क्या हो गया? फ्रांस जो है एकीकृत हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? गणराज्य आ गया, इसका सिस्टम खत्म हो गया, जनता के हाथ में पावर आ गया, वोटिंग सिस्टम आ गया। लेकिन इटली में अभी तक नहीं आया था। तो ये जो कॉन्ट काबूर था वो क्या किया? ये फ्रांस से हाथ मिलाया कि तुम भी हमारा सहयोग करो कि हम भी इस तरह का व्यवस्था लागू करें और इस राजा सबको हटाएं यहाँ से और इस तरह की व्यवस्था को हम भी क्या करें? लागू करें। तो ये जो कॉन्ट काबूर था, जो सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था, इटली के नीचे ये द्वीप है, उसने क्या किया? फ्रांस से हाथ मिलाया और जो इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, जैसे भारत पर कैसे ब्रिटेन का प्रभाव था, उसी तरह से इटली पर जो था वो ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। वहाँ के राजा से इसको सपोर्ट मिला हुआ था, यहाँ के राजा से मिले हुए थे। कोई दुख दिक्कत होता था तो वो क्या होता था? वहाँ से सहायता मिलती थी। तो उस सपोर्ट को हटाया और ऑस्ट्रिया को क्या किया? इटली से बाहर निकाल दिया। किसने? तो कॉन्ट काबूर ने। जब इटली से ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल दिया तो इटली अकेला बच गया और कमज़ोर हो गया, तो उसको और वहाँ के राजा को हटाने में क्या हुई? सहायता मिली और जो है जल्दी से जल्दी एकीकरण हो सकता था। तो कॉन्ट काबूर ने इस काम को किया कि इटली को वहाँ से हटा दिया, इटली से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को हटा दिया। ऑस्ट्रिया ने जो अपना पावर दिया हुआ था, अपना सिस्टम वहाँ पर सहायता के लिए भेजा हुआ था, उस सबको हटा दिया। इसके बाद ये काम किया इसने। अभी भी इटली में राजा बने हुए हैं। लास्ट में गैरीबाल्डी ने आकर के इसने क्या किया? क्रांति करके और सारे राजाओं को हटा करके फाइनली इटली को क्या कर दिया? एकीकृत कर दिया। गैरीबाल्डी इन्होंने अपनी स्वयंसेवक सेना लाल कुर्ती की मदद से दक्षिणी इटली, नेपल्स और सिसिली को जीता और उसमें विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। अलग अलग तरीके से इसने भी, गैरीबाल्डी ने भी अपना लाल कुर्ती सेना बनाया। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की। ये सब पूछा जाता है, वीआईपी क्वेश्चन है कि यंग इटली का किसने किया? तो मेजनी ने किया। इसके बाद सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कॉन्ट काबूर थे। ये अगर आप पढ़े हैं, 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सार्डिनिया पर कॉन्ट काबूर ने किसे भगाया? तो ऑस्ट्रिया को हटाया। कहाँ से हटाया? तो इटली से हटाया। इसके बाद गैरीबाल्डी ने क्या किया? तो लाल कुर्ती सेना का गठन किया और इसने क्या किया? तो दक्षिणी इटली, जिसमें ये सब सिसिली द्वीप या नेपल्स द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं इटली में, उसको क्या किया? जीत लिया और जीत करके विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया गया। वहाँ के एक लोग थे, वहाँ पे एक नेता थे, वहाँ उसको क्या कर दिया गया? उसको वहाँ पर बैठा दिया गया, उसके अंदर में वहाँ का शासन लागू कर दिया गया। तो गैरीबाल्डी ने इस तरह का काम किया। अब जो है ये अगला है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जो 1866 से, देखिए डेट देखिए, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? तो 1789 में फ्रांस में ही स्टार्ट हो गया, 1700 में। फिर यहाँ पर 1831 में स्टार्ट हुआ, 71 तक चला। तो उसके बाद इसमें हुआ, यहाँ पर देखिए 1866 में स्टार्ट हुआ लेकिन खत्म हो गया 1871 में, जल्दी हो गया। तो देखिए जर्मनी में बिस्मार्क का उदय। प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने ओटो वॉन बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। प्रसा के राजा जो है विलियम प्रथम थे, उसने क्या किया? ओटो वॉन बिस्मार्क को क्या किया? अपना चांसलर नियुक्त किया। और बिस्मार्क ने क्या किया? बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था बिस्मार्क। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, यानी मार करो, खून खराबा करो और उसके आधार पर क्या करो? एकीकरण करो।
जर्मनी का एकीकरण, मार करो खून खराबा के आधार पर, रक्त एवं लौह की नीति पर क्या करो, जर्मनी को एक करो, इन सारे राजाओं को हटाओ और जर्मनी का क्या करो, एकीकरण करो। कैसे करो उसके लिए, तो रक्त एवं लौह की नीति को अपनाओ। तो बिस्मार्क खतरनाक व्यक्ति था, उसने जो है वो देखिए रक्त एवं लौह की नीति, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का सहारा लिया और रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया, तो बिस्मार्क ने अपनाया। पूछा जाएगा फिर अलग तरीके से घुमा के कि रक्त एवं लौह की नीति के आधार पर किसका एकीकरण किया गया, तो जर्मनी का एकीकरण किया गया। तो इस तरह से आप अगर अलग अलग तरीके से दिमाग घुमा घुमा करके इसको याद रखेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन याद रहेगा। या अगर लॉन्ग में पूछ दे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया या जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई और सैन्य शासन का सहारा लेते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। बस आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं। शॉर्ट पूछा जाए तो भी आप शॉर्ट्स में भी उसको और छोटा करके बता सकते हैं। तो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो तो सारा का सारा बात आप बता सकते हैं इसमें। तो जो है रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने लागू किया जर्मनी के एकीकरण के लिए। इसमें क्या हो गया, प्रथम प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए, तो बिस्मार्क ने 7 वर्षों में 3 प्रमुख युद्ध किए। इस नीति के तहत सैन्य शक्ति का सहारा लिया तो सेना क्या करेगी, युद्ध करेगी। तो इसमें प्रमुख युद्ध कौन कौन से, तो बिस्मार्क ने 7 वर्ष के अंदर में 3 युद्ध किया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध जो किया, किसके किसके खिलाफ, तो सबसे पहला डेनमार्क के खिलाफ किया, इसके बाद ऑस्ट्रिया के खिलाफ किया, इसके बाद फ्रांस के खिलाफ किया। ये तीनों के खिलाफ जो है 3 युद्ध किए जर्मनी के एकीकरण के लिए। और 1871 ईस्वी में सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और प्रसा के राजा को जर्मन सम्राट क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। क्यों, प्रसा ने ही सबसे पहले जो है बिस्मार्क का उदय जो है, बिस्मार्क को किसने लाया था, प्रसा के राजा ने ही उसको चांसलर बनाया था, जिसका नाम विलियम प्रथम था। उसी ने क्या किया था, तो बिस्मार्क को क्या कर दिया था, चांसलर बनाया था। तो प्रसा के राजा को क्या कर दिया गया, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया 1871 ईस्वी में। ये भी इटली के समान डेट पर ये भी क्या हो गया, एकीकृत हो गया। यानी जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर के आया, बहुत बड़ा राष्ट्र बन करके निकला, एकीकरण हुआ जर्मनी का। इसके बाद है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान एक देश है, ईसाइयों का बहुत बड़ा देश है ये यूनान। तो जो है यूनान पर जो है सबसे पहले मुस्लिम देश का जो है शासन हो गया था। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया नाम का एक जगह है, उसका वो ऑटोमन तुर्क ने उसको क्या कर लिया था, यूनान को उस सबको कैप्चर कर लिया था। तो देखिए यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान कैसे अलग हुआ, तो यूनान सदियों से ऑटोमन तुर्क यानी मुस्लिम साम्राज्य के अंदर में आ गया था। यूनान सदियों से ऑटोमन तुर्क साम्राज्य के अधीन था और 1801 ईस्वी में यहाँ विद्रोह शुरू हुआ और यूरोपीय बुद्धिजीवी और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का क्या कहा, पालना कहा। क्या कि यूरोपीय जो सभ्यता है, ईसाई लोग जो हैं इतने सारे, और यूरोप का जो सभ्यता है उसको, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो यूनान से ही हुआ है। यूनान ही जो है क्या है, यूरोपीय सभ्यता का क्या है, पालना है। वहीं से ये सभ्यता क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो लोगों ने कहा कि अच्छा इतनी बड़ी संस्कृति है, इतना बड़ा सभ्यता है, उसे अगला अलग देश बनना चाहिए, अलग देश बनाया जाए। वो पहले ऑटोमन तुर्क के अंदर में था, तो उसे अलग देश बनाने के लिए लोगों ने इस तरह का लिखा कि ये तो यूरोपीय देश सभ्यता का पालना है, इसे अलग देश बनना चाहिए। तो अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या कर दिया के रूप में मान्यता दी गई और यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो आप समझ सकते हैं यूनान की भी इस तरह से क्या हो गया, एकीकरण हो गया, यूनान भी एक राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया। तो ये जो था यूरोप में अलग अलग देश कैसे बने, किन किन नीतियों के द्वारा बने, अलग अलग देश कैसे कैसे अपना अपना एकीकरण किया, अपने छोटे छोटे राजाओं को हटाया, उसके बारे में हमने इतिहास के पहले चैप्टर में देखा। और इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान आप नहीं रख पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा बड़ा नोट्स है तो आप उसी चैप्टर में क्या रह जाएंगे, उलझे रह जाएंगे और इतिहास का और बागल का जो बाद बाकी चैप्टर्स है वो ख़त्म नहीं होगा। तो अभी सही नीति यही है कि आप इस तरह से इसको लिखें और इसको रिवाइज करते रहें बार बार, आपका एग्जाम पक्का। क्योंकि एक ही चैप्टर से आपका सारा का सारा क्वेश्चन, मान लीजिए 100 मार्क का को आएगा तो एक ही चैप्टर से तो सारा का सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक चैप्टर से आएंगे। तो अगर आप एक ही चैप्टर को बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आप सारे चैप्टर्स को पढ़िए समान वेटेज देते हुए, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आप इस तरह से इसको, इतने ही थ्योरी को क्या करिए, इसमें जो है आप देखिएगा आपके जो नोट्स होंगे या किताब होंगे उसको मिलाइएगा, उसमें इसमें कम कंटेंट, एक भी डेट या कोई भी चीज़ कम नहीं दिया गया है, सारी चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो इसको बार बार लिखिए, रिवाइज करिए और
पढ़ते रहिए। आपको इसी तरह से लेक्चर्स, छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से आपका सारा का सारा कोर्स क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो अभी भी मौका है, आप आराम से इसको पढ़ते रहिए। आपका आराम से क्या होगा, बढ़िया एग्जाम जाएगा और बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।